स्टूडेंट्स, मैं जी से स्वागत करता हूं आपका एम अचीवर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो तक हमने जो पराकण था उसका निर्माण देख लिया था, पराकोष का परिवर्तन हमने देख लिया था और अंतिम जो टॉपिक था उसमें हमने पराकण जो है बना लिए थे। पादपों के अंदर अपन ने ये देख लिया था कि पराकण किस प्रकार से निर्मित हो सकते हैं या हो जाते हैं। आज हम पराकण की संरचना की बात करेंगे, पराकण की संरचना, और इसके बाद फिर हम जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास पढ़ेंगे। तो देखिए परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना के लिए पहले सुनिए, हमने पिछले जो वीडियो था उसमें ये देखा था कि जो लघु बीजाणु जनन होता है उसके दौरान क्या होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन से परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण एक तरीके से कौन सी कोशिका हो गई, अगुणित कोशिका हो गई। कौन सी कोशिका हो गई, अगुणित कोशिका। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है क्योंकि जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 4 कोशिकाएं बनती है, जिसको हम लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जानते हैं। और उस चतुष्क, वो जो चतुष्क होता है वो केलोज नामक पदार्थ से जुड़ा होता है। जो उसमें लघु बीजाणु होते हैं वो केलोज नामक पदार्थ से जुड़े होते हैं। जब केलेज एंजाइम के द्वारा उसको विघटित किया जाता है तभी उससे क्या बन जाता है, परागकण बन जाता है। तो जो ये परागकण है वो कौन सी कोशिका हो गई, अगुणित कोशिका हो गई, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी कि जो परागकण होता है वो क्या होता है, एक अगुणित कोशिका होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करें कि परागकण जो होता है उस पर 2 परतें पाई जाती है। परागकण की संरचना की जब अपन बात करते हैं तो परागकण जो होता है उस पर 2 परतें पाई जाती हैं। एक बाह्य परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। एक बाह्य परत होती है और एक आंतरिक परत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है परागकण होते हैं। तो बाह्य जो परत होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है, और स्पोरोपोलिनियम की बनी होती है। पहले तो हम इसको लिख देते हैं, जो बाह्य परत होती है हम उसको क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सटाइन के नाम से जाना जाता है। तो आप बुक में जो है जहां पर बाह्य चोल लिखा होगा उसके बगल में इंग्लिश इसकी लिखी होगी, ठीक है। ये जो बाह्य चोल होती है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये किसके द्वारा स्त्रावित किया गया था, ये हमारे स्त्रावित किया गया था टेपिटम आवरण के द्वारा। जो परागकोश का सबसे आंतरिक आवरण था टेपिटम, उसके द्वारा स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। या हम कहें कि टेपिटम में पाए जाने वाली, टेपिटम की कोशिकाएं हैं उसमें पाए जाने वाली यूबिस्काय जो होती है उसके द्वारा स्पोरोपोलिन का स्त्राव किया जाता है। वहां पर मैंने बताया था कि स्पोरोपोलिन से युक्त जो यूबिस्काय है वो परागकण के ऊपर जाके फूट जाती है, जिससे इसके ऊपर किसका निर्माण हो जाएगा, बाह्यचोल का निर्माण हो जाएगा। उसमें क्या भरा हुआ था, स्पोरोपोलिन भरा हुआ था। तो ये आवरण किसका हो गया, स्पोरोपोलिन का हो गया। अब ये जो बाह्यचोल है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। अब स्पोरोपोलिन से बनी होने के कारण इस जो बाह्यचोल है वो परागकण जो होता है उसको कुछ जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो स्पोरोपोलिन का होने के कारण ये जो है बाह्यचोल सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है। कोई आघात हो, रगड़ हो या दबाव हो, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जो बाह्यचोल है वो जैविक अपघटन को भी रोकती है, जैविक अपघटन को रोकती है। अब जैविक अपघटन आप जानते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है परागकणों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या फिर वातावरण के द्वारा भी जो है क्या हो सकता है, इसका नुकसान पहुंच सकता है। तो इस वजह से भी जो है बाह्यचोल जो होती है वो स्पोरोपोलिन के कारण जैविक अपघटन को भी रोकती है। इसके अलावा ये जो परत है वो यूवी रेज जो होती है, यूवी रेज से भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यूवी रेज से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो भी परागकण को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी बाह्यचोल पाई जाती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, बाह्यचोल के बारे में हो गया। बाह्यचोल जो परागकण की जो बाह्यचोल होती है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी होती है। स्पोरोपोलिन नामक जो पदार्थ है वो बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, और जो स्पोरोपोलिन होता है वो
कैरोटीनॉइड जो पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकारक बहुलक होता है, इसके कारण ये जो है बहुत ही ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, इसके कारण सुरक्षा भी प्रदान करता है, जैविक अपघटन से रोकता है और पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम कुल मिला के बात करें तो बाह्यचोल जो है परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पराग जो बाह्यचोल है उसके बारे में इतने सारे पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, वहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनन छिद्र। जनन छिद्र, तो अभी हमने देखा कि बाह्यचोल जो होती है वो परागकण की बाह्य परत होती है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन। कहने का मतलब स्पोरोपोलिन जम जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, बाह्यचोल का निर्माण होता है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ये स्पोरोपोलिन है इसका जमाव क्या होता है, कम मात्रा में होता है। देखिए यहाँ पर कम मात्रा में और यहाँ पर इतनी मोटी परत बनी हुई है, और यहाँ पर भी हमने जो है कम मात्रा में जो है इसके जमाव किया है। तो जो परागकण होता है उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन कम मात्रा में जमाव होता है, उस स्थान को हम क्या कह देते हैं, जनन छिद्र कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, जनन छिद्र बोल देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको जर्म पोर बोला जाता है, जर्म पोर्स। पोर मतलब छिद्र, पोरिफेरा में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जनन छिद्र की क्या परिभाषा हो जाएगी, तो देखिए परागकण पर किन्हीं किन्हीं स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जमाव बहुत कम पाया जाता है, जहां से पराग नली का विकास होता है, उस स्थान को हम क्या बोल देते हैं, जनन छिद्र बोल देते हैं। यहाँ परागकण के वे स्थान जहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव कम पाया जाता है तथा पराग नली का विकास होता है, उस स्थान को हम क्या कह देते हैं, जनन छिद्र कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो एक नंबर की बढ़िया परिभाषा है जो पूछी जा सकती है। ठीक है, अभी जो जनन छिद्र होगा यहाँ से पराग नली विकसित होगी, तो आगे हम देखेंगे कि पराग नली क्या होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो है बाह्यचोल हो गई, तो दूसरा पॉइंट आपके किसके बारे में हो जाएगा, बाह्यचोल के बारे में हो जाएगा। अब उसके बाद करते हैं अपन किसकी, अंतःचोल की। इसके अंदर की तरफ कौन सी परत होती है, अंतःचोल, वो एक्सटाइन थी, इंटाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जो आंतरिक परत है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये जो परत है वो सेलुलोज, या हम कहें कि पेक्टिनो सेलुलोज की बनी होती है। अभी सेलुलोज की बनी हुई है, तो सेलुलोज क्या होता है, स्पोरोपोलिन, या फिर हम कहें कि कठोर आवरण नहीं होता है। स्पोरोपोलिन तो क्या था, कठोर आवरण था, लेकिन ये जो है कठोर आवरण नहीं होता है। पेक्टिनो सेलुलोज की जो है आंतरिक चोल बनी होती है। अब ये जो आंतरिक चोल है इसका मुख्य कार्य है पराग नली का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, पराग नली का निर्माण करना। होता क्या है कि जब पराग कण अच्छी तरह से विकसित हो जाता है, तो इसमें जो एक केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों का निर्माण कर देता है, जिससे एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो छोटी कोशिका होती है वो जनन कोशिका होती है, और उस जनन कोशिका में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो जनन छिद्र होता है, इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बड़ी कोशिका हो गई है, छोटी कोशिका हो गई। तो यहाँ से जो हमारी आंतरिक चोल है वो क्या होती है, आंतरिक चोल के द्वारा कुछ ऐसे एंजाइमों का स्त्राव किया जाता है जिससे क्या हो जाता है, स्पोरोपोलिन गल जाता है, या हम कहें कि नष्ट हो जाता है। और ये जो अंतःचोल है वो उसकी अंतःचोल की जो सेलुलोज की बनी हुई है, ये क्या करती है, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ना चालू करती है। और ये जो केंद्रक है ये भी क्या करता है, इस नली में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश ये नली आगे से आगे जो है इस तरह से बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुंच जाती है, जो मादा का युग्मक होता है या जो अंडाशय होता है वहां पर पहुंच जाती है। तो इस नली को हम क्या बोलते हैं, पराग नली बोलते हैं। पराग के द्वारा विकसित हुई नली क्या कहलाती है, पराग नली कहलाती है, जो कि किसके द्वारा निर्मित होती है, अंतःचोल के द्वारा निर्मित होती है। तो आपको जो है चीजें याद रखनी है कि बाह्यचोल जो है सुरक्षा का कार्य करता है, जबकि जो आंतरिक चोल होती है, जो अंतःचोल होती है, वो सेलुलोज पेक्टिनो सेलुलोज की बनी होती है और पराग नली के विकास में सहायता करती है। तो ये हमारे हो गए किसके बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। आपको इतना ही लिखना है, और अगर आपसे परागकण का नामांकित चित्र पूछा जाए तो आपको इस तरह से जो है गोला बनाना है, उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन वाली लाइन बनानी है, और कुछ स्थानों पर आपको जो डिजाइन वाली लाइन है वो नहीं बनानी है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना देना है, इसको नाम दे देना है क्या, बाह्यचोल, और इसको नाम दे दोगे आप क्या, अंतःचोल,
और ये जो स्थान है इसका नाम दे दोगे आप क्या, जनन छिद्र, जनन छिद्र। और अगर आप चाहते हैं तो इस पदार्थ का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सा पदार्थ है, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, ठीक है, ये स्पोरोपोलिन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसके अंदर भी कोशिका दिखाना तो आप एक कोशिका दिखा सकते हैं। ये अगर परागकण की बात कर रहे हैं तो एक कोशिका दिखा सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक बोल देंगे, क्योंकि नर जो परागकण होता है वो क्या होता है, नर के युग्मक की तरह कार्य करता है, तो इसमें जो केंद्रक होगा वो नर केंद्रक कहलाएगा। तो आप इसको नर केंद्रक या नर युग्मक कह सकते हैं, नर युग्मक नहीं नर केंद्रक ही लिखना वो ज्यादा सही रहेगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि इसके बाद और क्या होगा नर की। अब ये जो परागकण है इसकी संरचना, ये परागकण की संरचना है, तो परागकण के बाद अब क्या बनेगा, नर युग्मकोद्भिद बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो परागकण होता है वही आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। बस कुछ ही नहीं होगा इसमें, क्या होगा, ये जो एक केंद्रक है वो दो केंद्रकों में बटेगा और जो इसके अंदर दो कोशिकाएं निर्मित हो जाएगी, जिसमें से एक कोशिका को हम कायिक कोशिका कहेंगे, एक कोशिका को जनन कोशिका कहेंगे। तो जो मैं बता रहा हूं इसको हम डायग्राम से समझते हैं, तो उसके लिए इसको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो अब आगे देखिए, परागकण का विकास या हम कहें कि नर युग्मकोद्भिद का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है परागकण या हम कहें कि जो नर युग्मकोद्भिद है उसके विकास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो देखिए आपके एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है पोलन किट। पोलन किट ये क्या होता है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पोलन किट का। देखिए पोलन किट क्या होता है, कुछ परागकण, जैसे कुछ परागकण जो होते हैं आप जानते हैं कि जो पादप है उनमें कीट परागण पाया जाता है। तो कीट परागण जिन पादपों में पाया जाता है उनके जो परागकण होते हैं ना उसपे स्पोरोपोलिन के अतिरिक्त एक और जो है चिपचिपा आवरण पाया जाता है। ठीक है, इस चिपचिपे तेलीय आवरण को ही हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। ठीक है, ये जो पोलन किट होता है वो परागकणों को सुगंधित बनाता है, जिससे जो कीट होते हैं वो इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और साथ में चिपचिपा भी बनाता है, चिपचिपा भी बनाता है। ठीक है, चिपचिपा बनाने से क्या हो जाता है, कीटों के शरीर से परागकण जो आसानी से चिपक जाते हैं। तो परागकणों के ऊपर स्पोरोपोलिन के अतिरिक्त पाए जाने वाला एक चिपचिपा तेलीय आवरण जो कि सुगंधित और चिपचिपा बनाता है परागकणों को, उसको हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। और ये जो पोलन किट होता है ये भी जो हमारी टेपिटम थी, टेपिटम जो आवरण था उसी के द्वारा ही बनाया जाता है। पोलन किट भी किसके द्वारा बनाया जाता है, टेपिटम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन टेपिटम के कार्य के रूप में भी पूछा जा सकता है और टेपिटम अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं किसकी, नर युग्मकोद्भिद के विकास की। तो देखिए हमने बात कर ली थी कि जो परागकण है वो नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसकी प्रारंभिक कोशिका होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, परागकण नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है जो आगे विकसित होकर किसका, पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देती है। अब देखिए ये नर युग्मकोद्भिद फिर स्पष्ट कर देते हैं कि जहां से नर युग्मक जिस कोशिका से, जिस अवस्था से विकसित होता है हम उस अवस्था को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो अब तक हमने जो है एक तरीके से जो परागकण है वही जो है नर युग्मकोद्भिद होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इसका परिवर्तन और देखना है, उसके बाद ये पूर्ण जो है नर युग्मकोद्भिद हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो परागकण होता है उसके ऊपर इस तरह से जो है दो आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक में क्या हो जाता है, इस केंद्रक में विभाजन होता है और विभाजन होने से ये जो केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों में बंट जाता है। ठीक है, प्रारंभ में ये जो केंद्रक है वो इससे भित्ति से चिपके रहते हैं और इन दोनों केंद्रकों के बीच में क्या हो जाता है, एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे ये जो दो केंद्रक बने हैं वो दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है। तो जो बड़ी कोशिका बनती है हम उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो छोटी कोशिका बनती है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये जो जनन कोशिका होती है सामान्यतः जिधर जनन छिद्र होता है उधर ही विकसित होती है ताकि आसानी जो है आगे ये जा सके। ठीक है, ये कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका जो है बन जाती है। अब ये जो
परिवर्तन हो रहा है ये क्या होता है, अधिकांश पादपों में परागण की क्रिया के बाद होता है। कब होता है? परागण की क्रिया के बाद। अब देखिए परागण क्या होता है, ये हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। वैसे अभी मैं बता देता हूं, जो पराग कण होते हैं उनका परागकोश से निकलना और मादा जो जननांग होता है उसकी वर्तिकाग्र, ध्यान रखिए वर्तिकाग्र पे पहुंचना, उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? परागण। और ध्यान रखिएगा ये पराग कण नहीं है, परागण है, बस इसमें क की कमी है, तो वो पराग कण ये होते हैं और परागण एक प्रोसेस होती है। तो परागण जो है अच्छी तरह से ध्यान रखना कि परागण की क्रिया से के बाद जो है ये क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि परागण से पहले जो पराग कण होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, ये अंदर से एक ही कोशिका होती है। लेकिन जब परागण हो जाता है इस तरीके से होता है वर्तिकाग्र, और परागकण जब इसमें पहुंच जाता है तो पहुंचने से पहले तक तो क्या होता है, यहाँ पर एक ही केंद्रक होता है, लेकिन जब इसमें पहुंच जाता है तो इसके द्वारा है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसके द्वारा कुछ रसायनों का स्त्राव होता है और रसायनों के संकेतों द्वारा क्या हो जाता है, इसमें जो ये केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों में विभाजित होता है और बाद में क्या बन जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो परागण में, परागण की क्रिया से पूर्व नर युग्मकोद्भिद का कुछ विकास होता है और कुछ विकास जो है परागण की क्रिया के बाद होता है। कहने का तात्पर्य है कि परागण की क्रिया से पहले और बाद में नर युग्मकोद्भिद विकसित होता रहता है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो परागण की क्रिया से पूर्व और परागण की क्रिया के पश्चात होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्या हो गया। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो हमने पढ़ा था, ये सेलुलोज की जो परत पाई जाती है, पेक्टिन और सेलुलोज की परत पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, विकसित होने चालू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, और एक छोटी नली का निर्माण कर देती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पराग नली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पराग नली बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां तक की जो ये अवस्था बनी है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब जो है ये युग्मक, नर युग्मक मुख्यतः नर युग्मक की तरह कार्य करेगा और नर युग्मक को बनाने का कार्य किसने किया है, नर परागकण ने किया है। तो परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका हो जाती है और ये क्या हो गया, नर युग्मकोद्भिद हो गया। ठीक है, अभी नर युग्मकोद्भिद हो गया। अब इसके बाद की जो क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ देखिए इसके बाद की क्रिया को, यहाँ पर ये परागकण है, ठीक है, इसमें दो कोशिका जो है बन चुकी है, ये जनन कोशिका और ये कायिक कोशिका। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो ये परत है ये गला दी जाएगी या हटा दी जाएगी और उसके बाद जो पराग नली बनेगी वो इस तरह से आगे वृद्धि करेगी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब परागण हो जाता है या फिर हम कहें कि प्रवर्तिकाग्र पर से परागकण पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है, पराग नली जैसे जैसे विकसित होती है तो ये जो केंद्रक होता है नर कोशिका, सॉरी ये जो जनन कोशिका होती है, इसका जो केंद्रक होता है वो पुनः दो केंद्रकों में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, दो केंद्रकों में बढ़ता है। ये जो विभाजन होता है ये सूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, सूत्री विभाजन। अब ध्यान रखिएगा, आपने विभाजन ये पढ़ा है 11th के अंदर, सूत्री विभाजन ही पढ़ा है। वैसे मुख्यतः विभाजन दो ही प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, मुख्यतः यही होता है, लेकिन वो कोशिका विभाजन के प्रकार है। जो सूत्री विभाजन होता है ये केवल और केवल गुण सूत्रों का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, गुण सूत्रों का। तो यहाँ पर जो है ये जो केंद्रक है वही क्या हो जाता है, दो में बढ़ जाते हैं। कोशिका दो नहीं बनती है, केंद्रक दो बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो नर केंद्रक है, यहाँ से जो जनन कोशिका से केवल केंद्रक निकल के जाएगा और ये केंद्रक है वो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे, दो केंद्रक। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा कि नर के कितने केंद्रक जा रहे हैं, नर के दो केंद्रक मादा की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे अगले चैप्टरों में काम आएगा। नर के कितने केंद्रक जा रहे हैं, दो केंद्रक जा रहे हैं। इस तरह इसको अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, तो ये भी एन केंद्रक होगा और ये भी एन केंद्रक होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, आगे चैप्टर में आपके काम आएगा। अब हम जो है थोड़ा सा कायिक कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। ठीक है, और कायिक कोशिका का कार्य है जनन कोशिका को पोषण देना। जनन कोशिका को पोषण देना, मुख्यतः यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायिक कोशिका का कार्य क्या है। तो कायिक कोशिका का कार्य यही है कि ये जनन कोशिका क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर आप आकार देखकर ये स्पष्ट कर सकते हैं, इसका आकार क्या है, बड़ा है। तो इसका आकार बड़ा इसलिए है क्योंकि सारा जो कोशिका द्रव्य है वो इसमें कम होता है, सारा कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है। इसके साथ इसमें जो है आरएनए वगैरह की जो है मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है, इसमें बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इसमें केवल जो युग्मक होता है वही मुख्य रूप से हम कहें कि नर केंद्रक जो होता है वही मुख्य रूप से होता है, और पोषण वाली जो चीजें होती है वो कायिक कोशिका के अंदर
पाई जाती है। उसके बाद जनन कोशिका की बात करें तो जनन कोशिका जो है आकार में छोटी होती है, कायिक कोशिका की तुलना में आकार में छोटी होती है, जिसमें नर का केंद्र जो है पाया जाता है और यही कोशिका आगे जाके जो है पराग नली की सहायता से इस कोशिका का जो केंद्रक होता है वो मादा के पास जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसकी, नर युग्मकोद्भिद की। ठीक है, तो अब तक ये आप जो है समझ चुके होंगे। इसमें आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप जो है इसके लिए जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो। तो जब आप कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करेंगे उसका जो है एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया जाएगा और वो भी जो है आपको, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर आप नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो अगर आप बनेगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, मादा युग्मकोद्भिद की, या हम बात करें मादा जननांग की। तो ये वीडियो जो है थोड़ा छोटा बनाया, उससे वीडियो बड़ा हो जाएगा और आगे का जो वीडियो है वो टाइम जो है इनसे मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मादा युग्मकोद्भिद की। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं हम मादा जननांग की। तो देखिए पुष्प में जो है इस तरीके से जो है मादा जननांग पाया जाता है। हमने पुष्प का जब नामांकित चित्र बनाया था उसमें इस प्रकार से हमने देखा था, ये पुष्प की जो है पंखुड़ियां हो गई, और ये पुष्प के बाह्यदल हो गए। ठीक है, हम यहाँ पर केवल और केवल मादा जननांग की बात करेंगे। तो जो मादा जननांग होता है वह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और मादा जननांग की जो इकाई होती है उसको अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडक। और जो एक अंडक होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक तो होगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, दूसरा ये वर्तिकाग्र हो गया फैला हुआ भाग, और दूसरा हो गया क्या, वर्तिका, और तीसरा भाग हो गया हमारे क्या, अंडाशय। ठीक है, अभी जो अंडाशय होता है उसमें कई छोटी छोटी संरचनाएं हमारे जो है इस तरह से पाई जाती हैं। तो बहुत सारे इसमें जो है ये अंडक, इनको भी हम जो है अंडक भी कहते हैं, ये अलग अलग जो है भागों में बटे होते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है मादा जनन तंत्र है जिसकी एक इकाई क्या हो जाएगी, एक इसका अंडक हो जाएगा। ठीक है, जब अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं, तो उस अवस्था को हम बहुअंडपी पुष्प कहते हैं। अगर एक जो फूल है उसके अंदर बहुत सारे अंडक पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुअंडपी पुष्प कहेंगे। ठीक है, अब ये जो अंडक है वो हो सकता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो और एक दूसरे से पृथक हो। अगर वो पृथक होते हैं, ठीक है, जैसे अभी डायग्राम जब अपन इसका काट लेंगे, ठीक है, जैसा हमने 11th में प्रैक्टिकल किया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या करते थे, उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे काटना चालू करते थे, फिर हम यहाँ तक पहुंचकर उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे। तो हमको वहां पर कुछ ऐसे दिखाई देता था कि जैसे यहाँ पर 5 भाग है और इस तरह से यहाँ पर जो है बीजांड लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हमने जो है देखा है, गुड़हल में सरसों के प्रैक्टिकल भी किया है, वहां देखा है। तो जब ये एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको युक्तांड भी कहते हैं, और जब पृथक पृथक होते हैं, पृथक पृथक में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो फिर उसको ये अगर एक साथ होते हैं तो युक्तांडपी, और पृथक पृथक होते हैं तो पृथकांडपी कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। अब इसकी जो आंतरिक संरचना है या आंतरिक रूप से किस प्रकार से दिखाई देता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा था, अब अगले वीडियो से हम जो है मादा जननांग या मादा युग्मकोद्भिद को जो डिटेल से पढ़ना चालू कर देंगे, तो आप पहले ही मादा जननांग और मादा युग्मकोद्भिद को बुक से पढ़ के तैयार रखिएगा, ताकि जब वीडियो आए तो आपको जो है वो ज्यादा समझ में आए। ज्यादा डिटेल से जो है अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।